नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार सिल और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं BPSC 101 राजनीतिक सिद्धांत की समझ। आज हम बात करेंगे यूनिट 10 यानी इकाई 10 के बारे में। इकाई 10 का टाइटल है प्रतिनिधि लोकतंत्र और इसकी सीमाएं। इससे पहले हमने यूनिट 9 को पढ़ लिया था, उसे अच्छे से हमने समझ लिया था। यूनिट 10 में हम प्रतिनिधि लोकतंत्र, जो कि लोकतंत्र का और एक रूप है, के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में बातें बताई जाएंगी, जिसे आपको अच्छे से समझना होगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये जान जाएंगे कि आखिर प्रतिनिधि लोकतंत्र है क्या। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये विषय। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी छात्र 2023 जनवरी सेशन वाले हैं, उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, वो दिसंबर में होने वाला है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारियां कीजिए। अगर आप असाइनमेंट चाहते हैं कि आपको असाइनमेंट का PDF जो है सॉफ्ट कॉपी वो मिल जाए, तो उसके लिए आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करना या व्हाट्सएप करना होगा। आपका जो असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है वो कहीं कहीं पर 30 सितंबर या कहीं कहीं 31 अक्टूबर का दिया हुआ है। तो इसमें आप कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। 31 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है अभी तक के लिए, बट आगे भी जो है डेट एक्सटेंड कर दी जाएंगी। असाइनमेंट सबमिशन का जो शुरू होने वाला है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सॉफ्ट कॉपी PDF का जो है मिल जाए, तो आप जो है हमें फ़ोन कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको असाइनमेंट का PDF फॉर्म देंगे, जिसे आपको अपने हाथ से लिखना होगा। अगर आप हैंड रिटन PDF भी चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप खुद से लिखो। इससे आपको एग्ज़ाम देने में भी जो है ना वो सहूलियत होगा, और लिखते लिखते आप टॉपिक को समझ भी जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सॉफ्ट कॉपी PDF का मिल जाए, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करिए। आपको जो है हम 2 दिन के अंदर में 48 आवर्स के अंदर में जो है आपको असाइनमेंट का सॉफ्ट कॉपी मैं बिल्कुल दे दूंगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखिए, सबसे पहले तो हम इस शब्द को तोड़ेंगे, प्रतिनिधि और लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र क्या है ये आपको समझाने बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चैप्टर 9 तक हमने जितनी भी बातें की है वो लोकतंत्र के रिगार्डिंग ही की है। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे प्रतिनिधि शब्द के बारे में। तो प्रतिनिधि है क्या? मैंने आपको क्रिकेट और फुटबॉल टीम के कैप्टन का एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा पिछले चैप्टर में। प्रतिनिधि उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा है। फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री हैं। तो सुनील छेत्री क्या करते हैं? अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो हमारे क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं, मेल क्रिकेट टीम के रोहित शर्मा, वो क्या करते हैं? वो अपने क्रिकेट टीम का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसी प्रकार राजनीति में हर एक क्षेत्र जो है ना बटा हुआ होता है विधानसभा और लोकसभा के रिगार्डिंग। ठीक है, पंचायत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुखिया करता है। आई बात समझ में? तो उसी प्रकार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? MLA करता है। लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? MP यानी सांसद करता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, सेना का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कहीं पर सेना का कोई अगर कुछ आयोजन होगा तो कौन जाएगा? सेनाध्यक्ष जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रतिनिधि शब्द से आप अवगत हो गए होंगे। देखिए, प्रतिनिधि है क्या? प्रतिनिधि को लोकतंत्र में हम लोग चुनते हैं। चूंकि हम लोग लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, तो लोकतंत्र में जो भी प्रतिनिधि चुनाव जीतकर सामने आएंगे, चाहे वो लोकसभा से हो या फिर विधानसभा से हो, उसे कौन चुनेगी? उसे जनता चुनेगा। यानी साल में 5 साल में एक बार जनता को ऐसा शक्ति दिया जाता है संविधान के द्वारा कि हम लोग जिसे चाहे अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अगर किसी नेता का काम हमें काफ़ी अच्छा लगता है तो हम उन्हें चुनेंगे। ठीक है, 5 साल काम करने के बाद अगर हमें यह लगा कि ये नेता जो है जिसे हमने पिछले साल चुना था, उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया अपने क्षेत्र में, तो इस साल जो है हम क्या करेंगे? उन्हें वोट नहीं देंगे, उन्हें हम हराकर किसी दूसरे को हम चुनेंगे। तो यानी पूरा का पूरा जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है ना, इकोसिस्टम, पूरा का पूरा डिपेंड करता है जनता के हाथ में। जनता जिसे चाहेगी उसे अपना क्या बनाएगी? प्रतिनिधि बनाएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को चुना। उससे पहले जनता कांग्रेस को चुनती आ रही थी। ठीक है, तो चलिए, जनता के हाथ में क्या है? पूरा का पूरा लोकतंत्र ही डिपेंड करता है।
तो पहला हमारा टॉपिक है प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है। प्रतिनिधि लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को क्या करती है, संचालित करती है। यानी खुद क्या आप नरेंद्र मोदी के पास जाकर उन्हें कुछ सुझाव दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अगर आपके नज़र में देश में कोई ऐसा काम जो देश हित में हो, आपको करवाना हो, तो क्या आप वो काम खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई नेता हो जो आपकी विचारधारा को हो, तो उस विचारधारा को देश में लाना है तो आपको क्या करना होगा? आपको 5 साल के बाद वैसे नेता को चुनना होगा जो आपके विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, जिसका विचारधारा आपसे मिलता जुलता हो। यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम लोकतंत्र में भागीदारी कर रहे हैं। हम अपने नेता को सुझाव दे रहे हैं। हमें नहीं पसंद इनका काम तो हम उन्हें वोट नहीं करेंगे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से हम भी क्या हैं, सरकार चला रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम चला रहे हैं। साल में 5 साल में एक बार हमें वो शक्ति दी जाती है जिस शक्ति का प्रयोग करके हम किसी को भी जिता सकते हैं और किसी को भी हम हरा सकते हैं। उसे ही हम कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। यानी कहीं ना कहीं हम किन्हें चुनते हैं, हम प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो पूरा का पूरा जो एक इकोसिस्टम का जो आधारशिला है वो क्या है, वो जनता है, वो हम लोग हैं। हम जिन्हें चाहेंगे हम उन्हें वोट देंगे। 2024 से अप्रैल में चुनाव होने जा रही है। अगर हमारे नज़र में भाजपा अच्छा कर रही है तो हम उन्हें वोट देंगे। अगर हमारे नज़र में कांग्रेस अच्छा कर रही है तो हम उन्हें वोट देंगे। यानी पूरा का पूरा लोकतंत्र का इकोसिस्टम डिपेंड किस पे करेगा? हम पे करेगा। देश का भविष्य का निर्धारण किस पे करेगा? हम पे करेगा। हम जिन्हें वोट देंगे सत्ता में वो आएंगे। इसे ही कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र और इसे ही हम कहते हैं जनता का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी प्रत्यक्ष रूप से तो हम सरकार में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में हम शामिल हैं। चलिए, अब है प्रतिनिधि लोकतंत्र की खूबियों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सबसे पहला, यह लोकतंत्र के व्यवहारिक रूप को प्रकट करता है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या की सरकारी प्रक्रिया में वास्तविक सहभागिता नहीं हो सकती। अगर कोई किसी देश की जनसंख्या 100 करोड़ के ऊपर है तो क्या जनता इसमें सीधी हस्तक्षेप कर सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जो है, आबादी जो है काफ़ी बड़ा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना खुद का प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा। यह निर्णय लेने के भार से साधारण नागरिक को मुक्त करता है। यानी आपका कोई भी हस्तक्षेप, आपके ऊपर देश के किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होगी। उसके लिए आपने अपने प्रधानमंत्री को चुना है। तो देश में अगर कोई संकट आए तो इसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से आपने अपने प्रधानमंत्री को उसके लिए चुना है। तो देश में नीतियों का निर्माण कौन करेगी? प्रधानमंत्री करेंगे, नेता करेंगे। जिन्हें आपने अपना प्रतिनिधि चुना है वो करेंगे। यह राजनीति से साधारण नागरिक को दूर रखकर अस्थायित्व बरकरार रखता है। देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र की यही खूबी है कि जो राजनीति है उस राजनीति से जनता को वो दूर रखती है। जनता का कोई मतलब है राजनीति से है नहीं है। जनता 5 साल में एक बार सामने निकलती है और जाके वोट में अपना जो सुझाव, अपना जो नीति निर्माण है वो देती है कि मेरा नीति क्या है, हम इन्हें वोट देंगे। ठीक है, अपना पक्ष हम रखेंगे साल में एक बार, 5 साल में एक बार। यानी 5 साल तक जनता पॉलिटिक्स से दूर रहती है। क्या करती है? दूर रहती है। हालांकि भारत जैसे देश में आपको हर गली नुक्कड़ में, हर कस्बे में आपको कोई नेता मिल जाएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आप विदेश में जाएं तो पब्लिक को, जनता को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने एक आदमी को चुन रखा है जो हमारे लिए फैसला लेगा, जो हमारे देश के लिए फैसला लेगा। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है प्रतिनिधि लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण। देखिए, आपके इस पुस्तक में भारत की जो जनता है, जो लोकतंत्र में नीति का निर्धारण करते हैं कि कौन वोट में जीतेगा, कौन हारेगा, उसके साथ तुलना की गई है किसकी? आर्थिक बाजार में उपभोक्ताओं के, कस्टमर की। अब मान लीजिए एक गांव में 4 दुकानें हैं, किराना दुकान 4 है और उस गांव में 100 लोगों की जनसंख्या है। अगर 100 लोग डिसाइड करें कि नहीं, हमें एक ही दुकान से सामान खरीदना है, तो क्या होगा? वो दुकानदार मालामाल हो जाएगा। बाकी 3 दुकानदार क्या हो जाएगा? उन्हें घर चलाने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार आर्थिक बाजार
डिपेंड करता है किस पे, कस्टमर पे, उपभोक्ताओं पे, खरीदार पे। उसी प्रकार राजनीति जो है, लोकतंत्र राजनीति जो है वो डिपेंड करती है किस पे, जनता पे। कौन चुनाव में जीतेगा, कौन हारेगा, ये इसका निर्धारण कौन करेंगे, जनता करेगी, हम लोग करेंगे। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के काफ़ी सारे दृष्टिकोण हैं, उन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला दृष्टिकोण है बहुलवादी दृष्टिकोण। देखिए बहुलवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है। आप देखिए पूरा का पूरा लोकतंत्र जो है ना वो बहुलवादी दृष्टिकोण पर ही चलता है, यानी बहुसंख्यक दृष्टिकोण, बहुसंख्यक शासन। अब भारत की आबादी 140 करोड़ है, ठीक। अब मान लीजिए कि 100 करोड़ जनता चाहती है कि भाजपा जीते या कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस जीते, तो जो बहुसंख्यक आबादी है वो जिसे चाहेगी उसे जिताएगी। यही तो है बहुलवादी लोकतंत्र, बहुलवादी दृष्टिकोण। यानी सबसे मैक्सिमम जनता, मैक्सिमम वोटर्स जिसे वोट देगी वही जीतेगा, वही अस्तित्व में आएगा। इसे कहते हैं क्या, बहुलवादी सिद्धांत। अब है संभ्रांतवादी सिद्धांत। संभ्रांतवादी दृष्टिकोण इससे जस्ट उल्टा है, यानी बहुलवादी दृष्टिकोण से बिल्कुल उलट है। कई देश में दोस्तों ऐसा देखने को मिला है कि अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल सीधा आपको देना चाहूँगा कि भारत जैसे देश में 2014 के बाद भारत एक हिंदू आबादी वाला देश है, जहाँ पे हिंदू की बहुतायत है, हिंदू अधिक मात्रा में है यहाँ पर। तो अभी क्या है कि भारत के पॉलिटिक्स इकोसिस्टम में अधिकतर हिंदू जो है वो भाजपा को वोट करते हैं, तो भाजपा का शासन है। लेकिन किसी देश में क्या होता है कि जहाँ पर बहुसंख्यक, जिसे मतलब कि बहुसंख्यक भी उसे वोट करते हैं ना, ठीक है, बहुसंख्यक भी उसे वोट करते हैं जो उसके विचारधारा के अगेंस्ट है। कई देश में देखने को आपको मिल जाएगा। हालांकि वैसे सरकारें अधिक दिनों तक टिक नहीं पाती है, सरकारें गिर जाती है, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि जहाँ पर अगर हिंदुओं की आबादी तो बहुसंख्यक है, लेकिन शासन किसका है, मुस्लिमों का है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बिल्कुल आपके सामने। जब हमारे भारत में देसी रियासतों का बोलबाला था, यानी आज़ादी से पहले, तो अगर आप कश्मीर चले जाएं जहाँ के राजा हिंदू थे, लेकिन वहाँ जनसंख्या अधिक किसकी थी, मुसलमानों की थी। आप हैदराबाद चले जाएं, वहाँ पे बहुतायत मात्रा में आबादी किसकी अधिक थी, हिंदुओं की थी, लेकिन वहाँ राजा कौन था, मुसलमान था, निजाम का शासन था हैदराबाद में। तो कई जगह पर ऐसे देखने को मिलते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संभ्रांतवादी दृष्टिकोण। लेकिन जहाँ पर हिंदू अधिक है तो राजा हिंदू है, मुस्लिम अधिक है तो राजा मुस्लिम है, उसे हम लोग कहते हैं बहुलवादी दृष्टिकोण। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब हमारा अगला पॉइंट है प्रतिद्वंदी विचारधाराएं। देखिए प्रतिद्वंदी विचारधारा मतलब क्या, प्रतिद्वंदी माने एक दूसरे के ऑपोजिट, बिल्कुल अलग, विरोधाभास, जो बिल्कुल अलग रहेगा, जैसे बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, दोनों क्या है, प्रतिद्वंदी है, और दोनों का जो विचारधारा है बिल्कुल क्या है, अलग है। भाजपा जहां बात करती है हिंदुओं की, मंदिर बनाने की, ठीक है, वही कांग्रेस क्या बोलती है कि नहीं हम सेकुलर हैं भाई, हम टोपी भी पहनेंगे, हम सब कुछ करेंगे। वहीं पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने उनको कहीं भी टोपी पहनते हुए नहीं देखा होगा। किसी भी मस्जिद में या इफ्तार पार्टी में, मस्जिद में जाते हैं योगी मोदी दोनों, जाना पड़ेगा भाई, भारत देश है, सब मिल के रहते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन उनको कभी आपने टोपी पहनते हुए नहीं देखा होगा, सलवार पजामा कुर्ता पहनते हुए नहीं देखा होगा, नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। लेकिन हम एक बात करें कांग्रेस की, तो राहुल गांधी को आपने देखा होगा मज़ारों में जाकर टोपी पहनते हुए, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हुए। तो दोनों की क्या है, अलग अलग विचारधाराएँ, तो उसे ही कहते हैं प्रतिद्वंदी विचारधाराएँ, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे प्रतिनिधि लोकतंत्र में के मौलिक सिद्धांत, यानी जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो क्या करना क्या चाहती है, ठीक है। यानी बहुत किसी को समझ में नहीं आएगा भाई मौलिक सिद्धांत क्या होता है। तो मौलिक सिद्धांत क्या होता है कि वैसा सिद्धांत में आप करना क्या चाहते हैं, मेरा सिद्धांत क्या है, आपका सिद्धांत क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, आखिर कुछ तो इसका उद्देश्य होगा, कुछ तो इसका रीज़न होगा कि इसे क्यों लाया गया, ये करना क्या चाहती है, तो इसे हम जानेंगे। सबसे पहले है लोकप्रिय संप्रभुता। देखिए लोकप्रिय संप्रभुता जो है ना, ये क्या कहते हैं कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता ही होती है, उसे कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुता, जो सबसे अधिक लोकप्रिय है। अधिकतर देशों में क्या है, अधिकतर देशों में लोकतंत्र है, और जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ की सरकारें क्या बात करती है, जो जनता के हित में होती है वही बात करती है। अब जनता के हित में आप बात नहीं करेंगे तो आप इलेक्शन हार जाएंगे, जनता के हित में आप कार्य नहीं करेंगे तो आप इलेक्शन हार जाएंगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और सरकारें जो है वैसे ही कार्य करती है या करना चाहती है जो जनता चाहती है।
जो जनता को प्रिय है। जनता चाहती थी कि राम मंदिर बना। जनता चाहती थी कि 370 हट गया। जनता चाहती थी कि 3 तलाक बिल पास हो गई। क्या अगर जनता कहती कि नहीं 370 नहीं हटना चाहिए तो क्या सरकार हटाती? बिल्कुल नहीं हटाती। तो जो जनता चाहती है सरकार वही करती है, क्योंकि जनता से ही सरकार है, सरकार से जनता नहीं है, जनता से ही क्या है? सरकार है। इसे कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुता। ठीक, अब देखिए लोकप्रिय संप्रभुता जो है 4 प्रमुख शर्तों को लोकप्रिय संप्रभुता के अंतर्गत रखा जा सकता है। सबसे पहला है जनता की चाहत सरकारी नीतियों में झलकनी चाहिए। ठीक है, लोग राजनीति प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सूचना उपलब्ध होती है और वाद विवाद किया जाता है। बिल्कुल, वाद विवाद तो पॉलिटिक्स में होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं कि एक तरफ राहुल गांधी को और एक तरफ नरेंद्र मोदी को चुनाव से पहले खड़ा कर दिया जाए और दोनों के बीच में डिबेट किया जाना चाहिए, जैसे कि अमेरिका में होता है। तभी आपको सिंपल मालूम चल जाएगा कि कौन सा नेता आपके लिए योग्य है, कौन सा नेता अपने भाषण में, अपने वाद विवाद में देश हित की बात करता है, अपने नीतियों की बात करता है, भारत के भविष्य की बात करता है। चलिए आखिरी है बहुमत का शासन, अर्थात नीतियां बहुसंख्यक जनता की चाहत के आधार पर निर्धारित की जाती है। बिल्कुल, ये तो कॉमन है, बहुमत पे ही सरकार बनती है, जहां बहुमत नहीं है सरकार वहां नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है राजनीतिक समानता। देखिए राजनीतिक समानता यानी राजनीति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप छोटे जाति के हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं, आप गरीब हैं, ठीक है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप किसान हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप मजदूर हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर ये नीतियाँ देश में लागू होती तो क्या समानता होती? बिल्कुल नहीं। इसके उलट क्या है, कोई भी इंसान चुनाव लड़ सकता है, कोई भी इंसान एमएलए में खड़ा हो सकता है, एमपी का चुनाव लड़ सकता है। हालांकि उसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि आप जो है भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी जो उम्र सीमा है वो 25 साल पार कर जाना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप एक अमेरिकी हैं और इंडिया आके आप चुनाव लड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंडियन नागरिक, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है चुनाव लड़ने के लिए भारत में। ठीक है, चलिए, तो उसे कहते हैं राजनीतिक समानता, यानी सरकार जो है हर किसी को चुनाव लड़ने दे सकती है। कोई भी इंसान, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी रंग का हो, किसी चीज़ का हो, उसकी पहनावा, उसकी बोली, उसका भाषा कुछ भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसे कहते हैं राजनीतिक समानता। अगर ये राजनीतिक समानता नहीं रहती तो क्या होता? देश में उथल पुथल मच गया होता। देश में 60% लोगों की आबादी गरीबी है। अगर सरकार कल ये कह दी कि हम गरीब लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देंगे, ठीक है, देश में सबसे अधिक आबादी ओबीसी समुदाय की है, अगर सरकार ये नीति लगा दे कि ओबीसी को चुनाव लड़ने नहीं दे, तो क्या हो जाएगा? देश में क्रांति हो जाएगी, मारपीट हो जाएगा, आग लगना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, इसे कहते हैं राजनीतिक समानता, यानी हर पहलू के आदमी को, हर रंग के, हर रूप के, हर ड्रेस पहनने वाले लोगों का, हर भाषा बोलने वाले लोगों का, एक केरल का आदमी दिल्ली में आके चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, वे बनारस से, काशी से चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी की बात करें तो वो यूपी के, ठीक है, अपना अमेठी का सीट छोड़ के वो कहाँ से चुनाव लड़े? वे चुनाव लड़े वायनाड, केरल से। तो इसे कहते हैं राजनीतिक समानता। ठीक है, अब आगे है राजनीतिक स्वतंत्रता। देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपको, ठीक है, आपने लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं होती है, कुछ फ्रीडम ऐसे होते हैं जो दिए जाने चाहिए। उसमें क्या आता है? बोलने की फ्रीडम, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलते ही है। नेता लोग बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी को किसी ने चोर कह दिया, चौकीदार चोर है, ठीक है। अभी 2-4 दिन पहले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से क्या मिला? राहत मिल गई, स्टे ऑर्डर आ गया। तो राहुल गांधी ने क्या कहा था कि पूरा का पूरा मोदी चोर है। तो मोदी चोर है कहने का क्या मतलब है कि पूरा का पूरा मोदी समुदाय चोर है, मोदी टाइटल चोर है, ठीक है। तो आखिर है ना भाई, उनको फ्रीडम दिया गया, वो पॉलिटिक्स में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नेता कुछ भी उटपटांग कुछ भी बोल देते हैं। ओवैसी का भाई क्या कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, कर देंगे। कार्रवाई होती है क्या? कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? कुछ भी कहने का अधिकार है।
लेकिन आप अपने देश का अपमान नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं और वो व्यक्ति आपके ऊपर कार्रवाई करे तो आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। हालांकि किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करता भाई, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करता। राहुल गांधी के खिलाफ में कौन केस करने जाएगा? नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में कौन केस करने जाएगा? आप जाइएगा? नहीं जाइएगा। क्यों? वो उतने पावरफुल आदमी है भाई। हम लोग आम इंसान है, आम नागरिक है। कमाओ, खाओ और घर में जाके सो जाओ, ठीक है। तो राजनीति में क्या है? बोलने की आज़ादी है, आपको मेलजोल करने की आज़ादी है, कहीं भी जाने की आज़ादी है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा कुछ भी कार्य कर सकते हैं जो देश के हित में हो। आप कहीं जाके भाषण दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। अब देखिए, अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है बहुसंख्यक निरंकुशता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुसंख्यक निरंकुशता स्वतंत्रता को चुनौती देती है। कैसे? अब मान लीजिए कि पाकिस्तान का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। पाकिस्तान में सबसे अधिक आबादी मुसलमानों की है, मुस्लिमों की है। और पाकिस्तान एक क्या है? एक इस्लामिक कंट्री है, एक मुसलमान देश है, एक इस्लामिक देश है। तो वहाँ पे हिंदू काफ़ी कम है, 2-3% वहाँ पे हिंदू रह गए हैं, ठीक है। रियल में आंकड़े में तो 10% दिखाता है, जबकि है नहीं। तो वहाँ का जो बहुसंख्यक है मुसलमान, वो क्या करती है? वो हिंदुओं का दबाती है, मंदिरों को तोड़ती है, हिंदू महिलाओं का बलात्कार होता है पाकिस्तानियों द्वारा, जबरन उनका धर्म परिवर्तन होता है, जबरन उनसे उनके नियम, इस्लामिक जो नियम है, जो शरिया लॉ है, वो उनसे मनवाए जाते हैं। तो इसे कहते हैं बहुसंख्यक निरंकुशता। किसको देती है चुनौती? स्वतंत्रता को चुनौती देती है। यानी स्वतंत्रता जो था कि हम अपने मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं, क्या हो गया? मंदिर मेरा तोड़ दिया गया, हमें मंदिर जाने नहीं दिया गया। वहाँ के लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को चुनाव लड़ने की फ्रीडम नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारा क्या? फ्रीडम के खिलाफ है। क्या है? फ्रीडम के खिलाफ है। तो इसे कहते हैं बहुसंख्यक निरंकुशता। अब आगे है लोकतंत्र बुरे निर्णय लेता है। कैसे? देखिए, लोकतंत्र, मैंने क्या कहा? लोकतंत्र डिपेंड करता है किस पे? बहुमत पे, बहुसंख्यक पे। यानी जिसका आबादी अधिक है, लोकतंत्र पे उसका ही कब्जा रहेगा। अब पाकिस्तान में चुनाव कराए जाते हैं तो पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान में जितने भी नियम बनेंगे, कानून बनेगी, वो मुसलमानों को देखते हुए बनेगी। बांग्लादेश में भी सेम, मुसलमानों के हित में कार्य किया जाएगा, हिंदुओं के हित में कार्य किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू तो अल्पसंख्यक है। तुम वोट दो या नहीं दो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि हमें तो मुसलमानों का वोट चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? मुसलमानों का वोट चाहिए, है कि नहीं? तो वो क्या होता है कि जब सरकारें जब अपना नीति का निर्माण करती है ना, तो अपने बहुसंख्यक को देख के करती है। तो जब देखती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बांग्लादेश की गवर्नमेंट कि हमारा जो सबसे अधिक वोटर है वो कौन है? वो मुसलमान है। तो हम जो है अपनी नीतियों का निर्माण ये देखकर करेंगे कि इससे मुसलमानों का कितना फ़ायदा होगा और कितना नहीं। तो इसे ही कहते हैं लोकतंत्र बुरे निर्णय लेता है। चलिए, अब हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, लोकतंत्र और चुनाव। देखिए, लोकतंत्र और चुनाव क्या है? चुनाव से ही लोकतंत्र आएगा या लोकतंत्र से चुनाव आएगा? दोनों एक दूसरे का पूरक है। यानी लोकतंत्र पूरक है चुनाव का, चुनाव पूरक है लोकतंत्र का। देखिए, अब भारत में क्या होता है कि चुनाव जो है ना, आप किसी पार्टी के स्तर पे लड़ सकते हैं या तो आप निर्दलीय लड़ सकते हैं। अगर आप किसी बिना पार्टी के यानी निर्दलीय चुनाव अगर लड़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपके पास जो पैसा है ना चुनाव लड़ने के लिए, वो काफ़ी कम रहेगा, तो चुनाव में आप पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? आप पार्टी जो चुनाव में पैसा खर्च करती है, आप उससे कमतर हो जाएंगे और जीतने का जो आपका चांस है काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए भारत जैसे देश में या विदेशों में भी अधिकांश लोग क्या करते हैं? पार्टियों से चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। जब उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिलता, तब जाकर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं। और जो अधिक लोकप्रिय नेता होते हैं, बहुत लोकप्रिय अपने क्षेत्र में हैं, वे निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब लेकिन पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि सबसे पहले उसको पार्टी का सिंबल मिल जाता है। पार्टी का सिंबल, बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते होंगे। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि बहुत कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप उन्हें कहे कि झाड़ू छाप, तो वह तुरंत पहचान लेंगे, अरे झाड़ू छाप, हाँ ठीक है, समझ गया, ठीक। बहुत कोई नितिन गडकरी को नहीं जानते होंगे कि ये कौन है, लेकिन सिर्फ उनका सिंबल देख के ही लोग क्या करते हैं? वोट, अरे कमल छाप है, चलो वोट करो, ठीक है। बहुत कोई प्रियंका गांधी को नहीं जानते होंगे, ठीक है, लेकिन कांग्रेस का हाथ छाप देख के उन्हें वोट वहाँ पे कर दिया जाएगा।
तो वो पहला फ़ायदा वो मिलता है। दूसरा फ़ायदा है कि आपको पार्टी से आपको पैसे मिलेंगे, आपको फंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कार्यकर्ता दिए जाएंगे। अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो आपको अकेले सब कुछ करना होगा, लेकिन अगर आप पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो आपके पीछे 10, 20, 100 कार्यकर्ता रहेंगे जो आपके चुनावी क्षेत्रों में आपका प्रचार करेंगे, आपका काम करेंगे, लोगों को आपके बारे में बताएंगे कि फलना जो है उसको वोट दो, अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपको हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा। और आपकी जो पार्टी है वो क्या करेगी, अपने दल के जो सबसे अच्छे अच्छे नेता होते हैं उनसे प्रचार करवाएगी। जैसे कि स्टार प्रचारक कहते हैं ना, कि भाजपा का स्टार प्रचारक कौन है, योगी आदित्यनाथ है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, नरेंद्र मोदी जी खुद हैं, अमित शाह खुद हैं, नितिन गडकरी खुद हैं, ठीक है, जेपी नड्डा जी खुद हैं। तो ये सारे फ़ायदे मिल जाते हैं अगर आप पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे भारत में चुनाव प्रक्रिया। भारत में चुनाव कैसे कराए जाते हैं। सबसे पहला है इसमें गुप्त मतपत्र, यानी आप जब वोट करते हैं ना तब आपका जो मत रहता है ना वो गुप्त रहता है, यानी वो किसी दूसरे इंसान को पता नहीं चलता है। मेरे पिताजी ने किसको वोट करा यह मुझे पता नहीं चल पाएगा, या मैंने किसको वोट करा वो मेरी पत्नी को पता नहीं चल पाएगा। तो इसे कहते हैं गुप्त मतपत्र। अगर मैं पहले से ही जान जाऊं कि मेरे पिताजी ने जो है किसी और पार्टी को वोट किया है तो घर में क्या लड़ाई शुरू हो जाएगा, आपने क्यों उसे वोट किया, आपको इनको वोट करना चाहिए था। तो इसलिए उसे गुप्त रखा जाता है। किसको, अपना मत को, चुनाव के वोट को। अब है निर्वाचन क्षेत्र। देखिए निर्वाचन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ से उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। अब मान लीजिए मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है तो वो क्या है, वो एक निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्षेत्र से कई उम्मीदवार खड़े होंगे चुनाव के समय, या फिर लोकसभा का जो क्षेत्र है वो भी एक क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ से उम्मीदवार क्या करेंगे, चुनाव के लिए लड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पूरा का जो भारत में चुनाव का नियम है, चुनाव में कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है। ये कौन लागू करती है, ये भारत का चुनाव आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का भरोसा दिलाती है। चुनाव आयोग हमारे देश में चुनाव की तिथि को निश्चित तथा घोषित करता है। चुनाव आयोग की एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करना कि सत्ताधारी दल दूसरे दलों की तुलना में अनुचित लाभ न उठा ले। सत्ताधारी दल का मतलब होता है कि अभी वर्तमान में कौन सा दल की सरकार है, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो चुनाव आयोग ये भी ध्यान में रखती है कि भाजपा का शासन है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, सरकारी तंत्र भाजपा के हाथ में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव में जो है भाजपा अपने उस सरकारी अधिकारियों का फ़ायदा ले रही है। आपने सुना होगा ये कहते हुए कहीं भी विधानसभा चुनाव में कि जो है विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी अपने अधिकारियों का फ़ायदा ले रही है, अपने सरकारी स्टाफ का, दफ्तर के लोगों का क्या कर रही है, फ़ायदा ले रही है, ठीक है। तो ऐसा ना हो ये भी निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग को ध्यान में रखना होता है। अब देखिए चुनाव प्रक्रिया कई औपचारिक दौरों से गुजरती है, जो क्या क्या है। सबसे पहला है चुनाव की तिथि का घोषणा करना, यह सबसे पहले होगा। चुनाव आयोग चुनाव की तिथि का घोषणा सबसे पहले करेगा। उसके बाद उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरेंगे, उसके बाद उनका जांच होगा, उसके बाद नाम वापसी का डेट आएगा कि फलना तारीख तक जिसे भी चुनाव से अपना नाम वापस लेना है, यानी जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसके बाद उसकी अंतिम लिस्ट निकलेगी, अंतिम सूची निकाली जाएगी कि एक चुनावी क्षेत्र से, एक निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है, या एक विधानसभा क्षेत्र से 5 लोगों ने नामांकन पत्र भरा है। उसके बाद शुरू होगा प्रचार। प्रचार खत्म होने के बाद शुरू होगा वोट, और जब वोट हो जाएगा उसके बाद होगी चुनाव परिणाम की गिनती या घोषणा कि कौन जीता कौन नहीं। आगे का पॉइंट है उम्मीदवारों का चयन। देखिए उम्मीदवारों का जो चयन है ना वो पार्टी अपने स्तर पे करती है। पार्टी के नज़र में वैसा व्यक्ति जो सबसे अधिक लोकप्रिय है जनता में, उसे चुनती है अपने उम्मीदवार के रूप में कि आप जाओ चुनाव लड़ो, क्योंकि पार्टी चाहती है कि वो अधिक से अधिक सीटें लाएं और अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को वो जनता के बीच में चुनाव लड़ने के लिए भेजे। तो उम्मीदवारों का चयन पार्टी खुद करती है, और अगर कोई इंसान निर्दलीय खड़ा होना चाहता है वो अलग बात है, ठीक है। अब देखिए अब है नामांकन भरना। चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद राजनीतिक दल को चयन प्रक्रिया द्वारा उम्मीदवारों का चयन करना होता है। तत्पश्चात उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र जो है चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव कार्यालयों में भरना पड़ता है। यानी चुनाव की तिथि जब घोषित हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, जो उम्मीदवार है उन्हें अपना नामांकन करना होगा।
नामांकन करने के बाद क्या हो जाएगा, उन्हें अपना अपना चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा? अपना अपना सिंबल मिलेगा। अपने नाम के अनुसार सिंबल मिलता है कि किसे कौन सा सिंबल मिले। ये देखिए सिंबल जो है ना वो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कौन सा सिंबल मिलेगा। सिंबल डिसाइड करते हैं निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है चुनाव का प्रचार, और इलेक्शन से 48 आवर्स पहले यानी चुनाव से 2 दिन पहले प्रचार को बंद कर दिया जाता है। ये नियम है चुनाव आयोग का। प्रचार में क्या होता है कि प्रचार में पार्टियां अपने फंड से खर्चा करती है, और सरकार द्वारा यानी निर्वाचन आयोग द्वारा, सरकार द्वारा कहना गलत होगा, निर्वाचन आयोग द्वारा एक कुछ नियम जारी होते हैं कि आप जो है ना अधिकतम इतना पैसा ही खर्चा कर सकते हैं। अगर आपने अधिकतर पैसे खर्चे कर दिए तब आपके ऊपर ईडी का छापा पड़ जाएगा कि आपके पास इतना सारा पैसा आया कैसे, क्योंकि आप जब नामांकन पत्र फिल करते हैं, भरते हैं, तो उसमें आपको अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। तो अगर आपने दिखाया कि आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन सरकार के नज़र में, निर्वाचन आयोग के नज़र में आपने 5 करोड़ खर्च कर दिए, तो सरकार या निर्वाचन आयोग आपसे सवाल करेगी कि 5 करोड़ आपके पास आया कहाँ से, क्योंकि आपने तो आपके पास 1 करोड़ कैश होने की बात की थी, फिर 5 करोड़ आपके पास कैसे आ गया। तो निर्वाचन आयोग इन सभी बातों का बिल्कुल ध्यान रखती है। अब देखिए प्रचार में क्या क्या आएगा, आप लोग देखते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। बैनर, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े हैंडबिल्स, टीवी में प्रचार, ठीक है, माइक द्वारा प्रचार, कहीं पे खड़ा होकर मंच से प्रचार करना। तो जितनी भी सारी प्रचार की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो गतिविधियां हैं, वो तो आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आता है वोट, उसके बाद आता है चुनाव। जो चुनाव होगा, जो वोट होगा, आप वोट देने जाएंगे, मत, ठीक है। अब आपने वोट दे दिया, 70% वोट हुआ या 60% वोट हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। विधानसभा, लोकसभा का चुनाव में आप ईवीएम में वोट देते हैं, पंचायत का चुनाव में जो है आप पत्र में, बैलेट पेपर पे आप वोट देते हैं, तो जो भी हो, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, गिनती, नतीजा, कि कौन जीता कौन हारा, कितने मतों से आप हारे, कितने मतों से आप जीते। तो ये चुनाव का जो है ना आखिरी चरण होता है, क्या, चुनाव की घोषणा, जीत की घोषणा, कौन जीता। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आपका चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर में और भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और इसे पढ़ना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो जो इम्पॉर्टेंट था ना वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, और जो मैंने पढ़ा दिया इस चैप्टर में वही चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी, उन्हीं को आप अच्छे से पढ़ें, उन्हें देखें। और अगर आपको जो स्टडी मटेरियल है वो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। फिर से मैं आपको जाते हुए बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका असाइनमेंट अच्छा बने, आपको अपने असाइनमेंट में अच्छा नंबर मिले, तो आप असाइनमेंट का स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा मंगवा सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं। 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर में आपको असाइनमेंट का सॉफ्ट कॉपी आपको दे दिया जाएगा PDF के माध्यम से।